स्टार्ट हो गया? चलिए बैठिए बैठिए। चलिए आज गुप्त साम्राज्य है। बोलिएगा, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? सिरगुप्त। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, गुप्त वंश के अगला उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच का। कौन था? घटोत्कच था। ठीक है, घटोत्कच था। इसके बाद बताइएगा, गुप्त साम्राज्य के उदय कितना शताब्दी में हुआ था? तीसरा शताब्दी में। कितना शताब्दी में? तीसरा शताब्दी में। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। मतलब गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। आगे बताइएगा, गुप्त वंश के किस राजा ने महाराजधिराज की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ था? नहीं, गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ था? 319 बीस में। 319 बीस में। ठीक है। इसके बाद बताइए, गुप्त संवत को किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, शक संवत कब स्टार्ट हुआ था? शक संवत 78 ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी में। किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क। किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क। और विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में। ठीक है। विक्रम संवत, शक संवत 78 ईस्वी। ठीक है। और गुप्त संवत 319 बीस में। ठीक है, 319 बीस में। आगे बताइएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है। मतलब कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। ठीक है। आगे बताइएगा, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ। मतलब कि भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। इसके बाद बताइएगा, किस गुप्त शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त। ठीक है, कविराज के नाम से किसको जानता है? समुद्रगुप्त। आगे बताइएगा, समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था? विष्णु का उपासक था। किस देवता का उपासक था? विष्णु का उपासक था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के क्या नाम था? हरिसेन। किसने? कौन था? हरिसेन। ठीक है। आगे बताइएगा, इलाहाबाद प्रस्ती प्रलेख का रचना किसने किया था? हरिसेन। हरिसेन। मतलब कि इलाहाबाद प्रस्ती प्रलेख का रचना किसने किया था? हरिसेन किया था। हरिसेन। आगे बताइएगा, समुद्रगुप्त का अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? फाहियान आया था। कौन सा चीनी यात्री आया था? फाहियान आया था। फाहियान आया था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सा सिक्का चला था? चांदी का सिक्का। कौन सा सिक्का चला था? चांदी का सिक्का यह चला था। मतलब शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलवाया था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य कवि कौन था? साब था। साब जो था। ठीक है, राज्य कवि जो था। ठीक है, साब था। राज कवि साब था। इसके बाद बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में राजधानी मतलब प्रमुख केंद्र कौन था? पाटलिपुत्र था। चाहे इन लोग का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, किसके शासनकाल में नवरत्न के कवि रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कुमारगुप्त। कौन हुआ था? कुमारगुप्त। ठीक है। इसको गोविंद गुप्त के नाम से जाना जाता है। गोविंद गुप्त। आगे बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त की। किसने किया था? कुमारगुप्त। ठीक है। आगे बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? मतलब बौद्ध धर्म के महायान से। बौद्ध धर्म के महायान से। ठीक है। आगे बताइए, कनिष्क के बौद्ध धर्म के किस शाखा से था? महायान शाखा से। महायान शाखा से। ठीक है। कनिष्क के किस बौद्ध संगीति के शासनकाल में था? कौन सा बौद्ध संगीति? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, कुमारगुप्त का अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अस्कंदगुप्त। कौन हुआ था? अस्कंद। मतलब कि कुमारगुप्त का अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अस्कंदगुप्त हुआ था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? अस्कंदगुप्त करवाया था। मतलब गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? अस्कंदगुप्त। ठीक है। आगे बताइएगा, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ किया था? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। गुजरात में है। ठीक है। आगे बताइएगा,
आगे बताइएगा, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? स्कंदगुप्त। मतलब पर्णदत्त को सौराष्ट्र के गवर्नर किसने नियुक्त किया था? ठीक है। और सौराष्ट्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। गुजरात में। सौराष्ट्र कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। इसके बाद बताइएगा, अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, हूणों के आक्रमण। ठीक है, किसके शासनकाल में हूणों को आक्रमण स्टार्ट हो गया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन थी? गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश क्या थी? देश। ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी इकाई गांव या ग्राम? गांव या ग्राम था सबसे छोटी इकाई। ठीक है, सबसे छोटी इकाई। इसके बाद बताइएगा, गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट एवं बाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाट एवं, मतलब पुलिस अधिकारी को चाट एवं बाट कहा। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? दंड। ठीक है, क्या कहा जाता था? दंड पासी कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, गुप्त काल में भू राजस्व के उत्पादन का दर कितना हुआ करता था? 1/4 से 1/6। 1/4 से कितना? 1/6 हुआ करता था। ठीक है, 1/6। इसके बाद बताइए, गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता। मतलब गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता? क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, वास करने योग्य भूमि को वास्तु। वास करने वाली भूमि को क्या कहा जाता? वास्तु कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, ऐसी भूमि जो जंगल होती थी उसको क्या कहा जाता? अपराध। मतलब जो जंगल भूमि को क्या कहा जाता था? अपराध कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, सिंचाई के लिए गुप्त काल में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? बताइए, रहट या घटी यंत्र। रहट या घटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। इसके बाद बताइए, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन था। कौन था? उज्जैन। मतलब गुप्त काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन था। कौन था? उज्जैन। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, विष्णु मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? विष्णु मंदिर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तिगवा में। इसके बाद बताइएगा, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? यूपी में। ठीक है, यूपी की जगह देवगढ़ में। यूपी की जगह कहाँ है? देवगढ़ में। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? गुप्तों ने। ठीक है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? गुप्तों ने। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? स्वर्ण दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता था? दिनार। मतलब गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ठीक है, दिनार। इसके बाद बताइएगा, पहली बार सती होने का प्रमाण, ठीक है, भानुगुप्त के किस अभिलेख से मिलता है? एरण अभिलेख से। मतलब कि पहली बार सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के किस अभिलेख से मिलता है? एरण अभिलेख से। ठीक है। और कब मिलता है? 510 ईस्वी में। कब? 510 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, गुप्त सम्राट जो थी ये किस धर्म के अनुयायी थे? गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। अजंता के गुफा में कुल कितने गुफा है वर्तमान में? 29 को गुफा है। कितना गुफा है अजंता में? ठीक है, कितना गुफा है? कुल 29 को गुफा है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, गुफा संख्या 16 एवं 17 जो नहीं ये किस काल की है? गुप्त काल के। गुफा संख्या जो 16, 17 है ये किस काल की है? गुप्त काल की है। ठीक है, गुप्त काल के। आगे बताइए, अजंता के जो ये गुफा है बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? महायान शाखा से। मतलब अजंता के गुफा जो है ये बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? महायान शाखा से। ठीक है। अजंता के गुफा भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। एलोरा के गुफा महाराष्ट्र में। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, बाघ की गुफा किस राज्य में है? बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे बताइएगा, पंचतंत्र नामक यह पुस्तक किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल में लिखा गया था। ठीक है, पंचतंत्र नामक पुस्तक किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल में। और पंचतंत्र पुस्तक का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, बृहत संहिता पुस्तक लेखक कौन है? बृहत संहिता पुस्तक लेखक कौन है? बराहमिर। कौन है? बराहमिर। मतलब बृहत संहिता पुस्तक लेखक कौन है? बराहमिर। आगे बताइएगा, गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थे? संस्कृत है। ठीक है। आगे बताइएगा, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था?
चांदी के सिक्कों, जैसे सोना के सिक्का के दिनार कहा जाता है, ठीक है। चांदी के सिक्के को क्या, रुपयक। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, रुपयक कहा जाता था, चांदी के सिक्के को, ठीक है। आगे बताइएगा, मंदिर बनाने की कला किस काल में जन्म हुआ था, गुप्त काल में। मतलब मंदिर बनाने की कला जन्म हुआ था किस काल में स्टार्ट हुआ था, गुप्त काल में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, सबसे अधिक ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किसने दिया था, गुप्त वंशों ने। किसने दिया था, गुप्त वंश, ठीक है। अच्छा, ये भूमि दान देने की प्रथा किसने स्टार्ट किया था, तो सातवाहनों ने स्टार्ट किया था। और सबसे अधिक दान किसने दिया था, गुप्त वंश के शासकों ने। किसने दिया था, गुप्त वंश के शासकों ने, ठीक है। इसके बाद बताइए, किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, गुप्त काल को, ठीक है। किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, गुप्त काल को मतलब स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, नगरों का पतन किस काल से स्टार्ट हो गया था, नगरों का पतन किस काल से स्टार्ट हो गया था, गुप्त काल से स्टार्ट, मतलब नगरों का पतन किस काल से स्टार्ट हो गया था, गुप्त काल, ठीक है। आगे बताइएगा, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक का लेखक कौन है, कालिदास है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक का लेखक कौन है, कालिदास है, ठीक है। आगे बताइएगा, ठीक है। इसके बाद बताइए, भगवत गीता पुस्तक लिखत, भगवत गीता कालिदास। भगवत गीता जो है कौन है, कालिदास, ठीक है। भगवत गीता कौन है, कालिदास। सेट नंबर कौन है जी, 13 है, सेट नंबर 13 है, सेट नंबर 13, ठीक है। आगे बताइएगा, इनमें से निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, निम्न में से कौन सा अदिश राशि, ऑप्शन बोल रहे हैं, चाल है, तापमान है, विद्युत धारा है, और ठीक है, और चाल प्रवणता, चाल प्रवणता, ठीक है। चाल प्रवणता जो है इनमें से क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। ये सब क्या है, चाल, तापमान, विद्युत धारा, ये सब क्या है, अदिश राशि है, ठीक है ना, अदिश राशि। इसके बाद बताइएगा, तो समय कौन सी राशि है, समय, द्रव्यमान, अदिश राशि है, अदिश है, समय, द्रव्यमान, ठीक है, ये सब कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है अगला, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सी स्थिरीकृत का होता है, शैवाल करता है, कौन सा करता है, शैवाल, ठीक है। आगे बताइएगा, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है, किस अग्नाशय से, कौन सी ग्रंथि से, अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशय से ग्रंथि होती है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, ठीक है, यकृत है। इसके बाद बताइएगा, शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है, शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी नहीं, पीनियल ग्रंथि, कौन ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, ठीक है। आगे बताइएगा, शरीर मतलब मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है, किसको, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, इंसुलिन का खोज किसने किया था, इंसुलिन का खोज किसने किया था, बाइटिंग वेस्ट, किसने किया था, बाइटिंग वेस्ट, ठीक है, बाइटिंग वेस्ट इंसुलिन का खोज किया था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन है, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, और यूरेसिल है। यूरेसिल जो होता है डीएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये सब तीनों पाया जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, किसके उपस्थिति के कारण मानव का रक्त जो होता है ये लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। आगे बताइएगा, मनुष्य में, ठीक है, मतलब मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, कितना होता है, 14 ग्राम डेसीलीटर, और फीमेल में कितना होता है, 13 ग्राम, ठीक है, फीमेल में कितना होता है, 13 ग्राम, ठीक है। आगे बताइएगा, डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, किसकी कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे बताइएगा, सिंधु घाटी में जो ये लिपि थी, लिखी जाती थी, ठीक है, ऑप्शन है, दाई से बाई और, बाई से दाई और, पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी पंक्ति बाई से दाई और, ठीक है, यही होगा, सी होगा, कौन सा होगा, पहली पंक्ति दाई से बाई और, दूसरी पंक्ति बाई से दाई और, ठीक है ना। आगे बताइएगा, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, महाकश्यप थे, ठीक है ना, मतलब प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक है, महाकश्यप थे। आगे बताइएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, दूसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सावाकमी, दूसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सावाकमी, ठीक है। और बताइएगा, तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष नहीं, मोगलीपुत्र, ठीक है, हाँ, ठीक है, मोगलीपुत्र, हाँ, मोगली गोसाल थे। इसके बाद बताइएगा, अश्वघोष जो थे ना, ये चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष जो थे, ठीक है, उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा, भारत के सबसे बड़ा, ठीक है, भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है,
मुंबई है। भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है, ठीक है। चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई कौन है? कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। आगे बताइएगा भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद बताइएगा नानवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में? नानवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कोचिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में? केरल में, ठीक है। कोचिन बंदरगाह किस राज्य में? केरल में, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा घेरे की नीति मतलब सुरक्षा प्रकोष्ठ के नीति के नाम से किसको जाना जाता है? किस शासक को जाना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के नाम किसको जाना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। आगे बताइएगा, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। 1784 में। उस समय बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के जो ये कार्यकाल था 1774 से 1785 तक। 1774 से कब तक? 85 तक, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में, ठीक है ना, 1784 में। आगे बताइएगा ये रॉबर्ट जो ये क्लाइव हो ये बंगाल के गवर्नर कब तक रहा है? ये 2 बार है, ठीक है। पहले जो नहीं है, पहला जो है 1757 से 1760, ठीक है। और दूसरा का बार 65 ले 67 तक। पहला जो नहीं रहा है 1757 ले 1760 और दूसरा का 65 ले 67 तक, ठीक है ना। आगे बताइएगा सहायक संधि के स्वीकार करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला स्टार्ट करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। देखिए लॉर्ड जॉन डलहौजी था ये हड़प नीति स्टार्ट किया था। हड़प नीति, राज्य की हड़प नीति, ठीक है। और लॉर्ड वेलेजली है जो ये सहायक संधि को स्टार्ट किया था, ठीक है। सहायक संधि को, और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद का, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805 तक था। 1798 से 1805 तक था, ठीक है ना। आगे बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, ठीक। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आगे बताइएगा आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना कब हुआ था? 1943 में। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना 1943 में हुआ था, 1943 में, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बताइएगा किस देश के मैदान को पूछताछ कहते हैं? हंगरी के। हंगरी के, ठीक है। हंगरी के राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है। आगे बताइएगा किस देश के घास के मैदान को कैंटरबरी कहते हैं? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के मतलब किस देश के घास के मैदान को कैंटरबरी कहते हैं? न्यूजीलैंड के। आगे बताइएगा किस देश के मैदान को वेल्ड कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका। केवल अफ्रीका होता सवाना होगा। केवल अफ्रीका पूछेगा था सवाना और दक्षिण अफ्रीका पूछे था वेल्ड, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद बताइएगा वंदे मातरम जो है ये किस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख गीत था? स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन का, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922, ठीक है। आगे बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है ना। और स्वदेशी आंदोलन 1905, ठीक है। आगे बताइएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, ठीक है। आगे बताइएगा बंगाल विभाजन समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार, ठीक है, भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? 3 जून 1947 को, ठीक है। मतलब माउंटबेटन योजना के तहत पहली बार भारत विभाजन तथा पाकिस्तान के निर्माण को कब स्वीकार किया गया था? तो 3 जून 1947, ठीक है। भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947, ठीक है। आगे बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। बताइएगा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब स्वीकारा गया था?
हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब स्वीकार करा गया था? 1949 में, 1949 में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा भारत जो नहीं राष्ट्रमंडल के सदस्यता कब ग्रहण किया था? भारत राष्ट्रमंडल के सदस्यता कब ग्रहण किया था? 1949 में। कब? 1949 में, मई 1949 में राष्ट्रमंडल के सदस्यता ग्रहण किया था, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा महान्यवादी, ठीक है, महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 76 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 76 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, और ना ही वह सदन में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है, बोल सकता है। कौन है? महान्यवादी। महान्यवादी संसद के अंग नहीं होता है, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, ठीक है ना। देखिए संसद का अंग 3 गो है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 गो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। संसद के निम्न सदन है लोकसभा, संसद के उच्च सदन है राज्यसभा, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 63 के तहत, अनुच्छेद 63 के तहत, ठीक है। इसके बाद बताइएगा भारत के एक राष्ट्रपति होंगे किस अनुच्छेद के तहत? 52 के तहत। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 52 के तहत, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आप लोग से, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? ठीक है ना, मतलब संविधान सभा का चुनाव, ठीक है। ऑप्शन है वयस्क मताधिकार, ठीक है ना, समान मताधिकार, वर्गीय मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। वयस्क मताधिकार के अनुसार हुआ था, वयस्क मताधिकार के हुआ था, ठीक है। बताइएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 गो, 389 गो। मतलब कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितना सदस्य थे? 389 गो, ठीक है, 389 गो। और कैबिनेट मिशन में कुल कितना सदस्य थे बताइए तो? 3 गो थे, ठीक है। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्षता किसने किया था? सचिव कौन थे? लॉर्ड पैंथरिक लॉरेंस थे। लॉर्ड पैंथरिक कौन थे? लॉरेंस थे, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा कि संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन। कौन संविधान संशोधन? 61वां। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989, ठीक है ना, 1989 में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद बात बताइए आगे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। बताइए कितना नील आंदोलन कब हुआ था? 1858 में। नील आंदोलन कब हुआ था? 1858 में, 1858 में, ठीक है। आगे बताइएगा नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र, ठीक है ना। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र, ठीक है। आगे बताइएगा ये नील दर्पण ये पुस्तक है किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? बंगाली भाषा में लिखा गया, बंगाली भाषा में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा हुआ पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। कौन? दयानंद सरस्वती, ठीक है। आगे बताइएगा सत्यार्थ नामक पुस्तक किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसमें दादा भाई नौरोजी, ठीक है। आगे बताइए दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेस के कितना अधिवेशन की अध्यक्षता किया है? कब अधिवेशन की अध्यक्षता किया? 3 गो, ठीक है। कब किया? 3 गो, ठीक है। कब? 1888, 93, 1906, ठीक है ना। 1888, 1893 और 1906, ठीक है ना। और 1906 में पहली बार ये स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना। आगे बताइएगा, इसके बाद बताइएगा द मराठा पुस्तक के लेखक कौन है? द मराठा पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। मतलब कि द मराठा पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर। और द मराठा पुस्तक बाल गंगाधर तिलक किस भाषा में लिखे थे? नहीं, अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। आगे बताइएगा केसरी पुस्तक किसने लिखा है? केसरी बाल गंगाधर तिलक। केसरी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक। और ये किस भाषा में? ये मराठी भाषा में, ये मराठी भाषा में, ठीक है ना। और द मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। आगे बताइएगा बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, मंडला नामक जेल में कौन सा पुस्तक लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना, मंडला नामक जेल में कौन सा? गीता रहस्य, ठीक है ना। मंडला नामक जेल कहाँ था? बर्मा में। कहाँ था? बर्मा, म्यांमार में, ठीक है ना। आगे बताइएगा, आगे क्वेश्चन है एडम स्मिथ ने कौन सा पुस्तक लिखा था?
अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। 8वें में स्मिथ ने कौन सा पुस्तक लिखा था? अर्थशास्त्र, ठीक है ना। आगे बताइएगा, 4 वर्णों का उल्लेख है, ठीक है, किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। 4 वर्णों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, ठीक है। और ऋग्वेद के किस मंडल में? ऋग्वेद के किस मंडल में? 9वां मंडल, नहीं 10 मंडल, 10 मंडल में, ठीक है, 10 मंडल में मिलता है। आगे बताइएगा, सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में? 9वां मंडल में। सोम देवता का उल्लेख 9वां मंडल में, ठीक है ना, 9वां मंडल में। आगे बताइएगा, किस वेद को वेदत्रय के नाम से जाना जाता है? किस वेद को वेदत्रय के नाम से जानता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है ना। वेदत्रय के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो ये वेद 3 वेद के रचना सबसे पहले हो गया था और अथर्ववेद के रचना बाद में हुआ था, ठीक है ना, इसीलिए वेदत्रय किसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, बुंगयाल तथा प्यार घास के मैदान ये किस राज्य में पाया जाता है? उत्तराखंड में। किस राज्य में पाया जाता है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। आगे बताइएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तराखंड में। आगे बताइएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, किस्तावर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में? किस्तावर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, दाचीग्राम भी जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, शिकारी देवी अभयारण्य भारत के किस राज्य में? शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, काजीरंगा अभयारण्य, काजीरंगा असम में से। काजीरंगा कहाँ स्थित? ठीक है, डिब्रू सैखोवा असम में, डिब्रू सैखोवा असम में, ठीक है। मानस असम में, मानस होना है असम में, ठीक है। डिब्रू सैखोवा, ठीक है, काजीरंगा ये सब जो है कहाँ स्थित? असम में है, ठीक है नो। इसके बाद बताइएगा, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन बोल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत। इनमें से सभी क्या है? इनमें से सभी है, इनमें से सभी है, ठीक, इनमें से सभी। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है, कल ही सब आप लोग का बताए थे। पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? इसको कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। अनरेस्ट हेकल दिया था। किसने दिया था? अनरेस्ट हेकल दिया था। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? अनरेस्ट हेकल। वही कहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? तो एजी टांसले दिया था, ठीक है ना। पारिस्थितिकी को कहा जाता है, पारिस्थितिकी को कहा जाता है इकोलॉजी, इसको कहता है इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है ना। तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो हेकल दिया था। और ये इकोसिस्टम जो दिया था, एजी टांसले दिया था, एजी टांसले दिया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, जल में और लकड़ी में। लकड़ी में इसमें होता है लकड़ी, मतलब ठोस धातु में ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिक होला, ठीक है, अधिक होता है, ठीक है नो। आगे बताइएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग ये कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ध्वनि कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है नो। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में वनस्पति पादप जगत में सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थाइलोफाइटा। सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थाइलोफाइटा है, थाइलोफाइटा है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा क्या होता है? सीधा, मतलब ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है नो। इसके बाद बताइएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। भारत में हरित क्रांति कब आया था? 1966 में। आगे बताइए, भारत में दूसरा हरित क्रांति 1983-84 में, ठीक है। दूसरा हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? सदाबहार क्रांति के नाम से। किस क्रांति से? सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हरित क्रांति सब किसने दिया था? विलियम गॉड दिया था। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। अब आगे बताइएगा, श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड मतलब उसी को कहा जाता है श्वेत क्रांति, ठीक है नो। ये कब आया था? 1970 में, ठीक है। और सबसे अधिक किस राज्य में? गुजरात में। सबसे अधिक किस राज्य में? गुजरात के क्षेत्र में, ठीक है नो। इसके बाद बताइएगा, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से, ठीक है। सुनहरी क्रांति उद्यान से, वहीं से, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है। आगे बताइएगा, खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, चमड़ा उत्पादन से संबंधित, ठीक है। आगे बताइएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा,
बिहार के लिंगानुपात कितना है? 943। कितना है? 943। बिहार के लिंगानुपात कितना है? 943 है, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा तिलैया जो ये परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। तिलैया परियोजना किस नदी पर? बराकर नदी पर, ठीक है। पंचेत बांध किस नदी पर? दामोदर नदी पर। पंचेत बांध किस नदी पर? दामोदर नदी पर, ठीक है। बाण सागर परियोजना सोन नदी, ठीक है, सोन नदी से। आगे बताइएगा ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। आगे बताइएगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, ठीक है। सोन और नर्मदा दोनों एक ही से निकलती है और दोनों दो दिशा में बहती है, पता है ना? दोनों दो दिशा में। सोन नदी ये गंगा में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। दोनों एक ही से निकलते हैं मगर दोनों दो दिशा में बहती है, ठीक है ना। आगे बताइएगा रंजीत सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी। चमेरा बांध किस नदी पर? रावी नदी पर। चमेरा बांध रावी नदी पर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा मंडी परियोजना किस नदी पर? ब्यास नदी पर। मंडी परियोजना ब्यास नदी पर, ठीक है ना। मंडी परियोजना ब्यास नदी पर। आगे बताइएगा ग्रैंड कैनियन की घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी धारा बनाती है? ठीक है। ऑप्शन है मिसिसिपी नदी, कोलंबिया, कोलोराडो और ये नील नदी। कोलोराडो, ठीक है। इसके बाद बताइएगा उत्तरी मतलब मिसिसिपी जो ये नदी है ये किस महाद्वीप में बहती है? उत्तरी अमेरिका में। मिसिसिपी जो ये नदी है किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। नील नदी किस देश में बहती है? मिस्र में। नील नदी कहाँ से किस देश में बहती है? मिस्र में। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। भारत के सबसे लंबी गंगा नदी है। कितना लंबाई है इसका? 2500। कितना है? 25, ठीक है। इसके बाद बताइएगा बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना किलोमीटर? 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बताइएगा कौन सा राजधानी है जो ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है? कौन सा राजधानी गंगा नदी के तट पर? पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। 2800 राज्य की राजधानी मतलब जो है 2800 राज्य में, ठीक है, जो ये पटना है ये गंगा नदी के तट पर यही वो राजधानी है, ठीक है ना, बसा हुआ है। इसके बाद बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आप लोग का एल.एम. सिंघवी समिति, थूगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी और ठीक है दिनेश गोस्वामी समिति का जो ये संबंधित है ना चुनाव आयोग से। किससे संबंधित है? चुनाव से, ठीक है ना। और ये सब समिति बलवंत राय मेहता, एल.एम. सिंघवी, थूगन समिति जो ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है ना। आगे बताइएगा बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था? 1957। बलवंत राय मेहता समिति 1957। और दिनेश गोस्वामी समिति का स्थापना 1990। दिनेश गोस्वामी समिति का स्थापना 1990 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आप लोग से कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था? नहीं, सुनिए क्वेश्चन पहले। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था? ऑप्शन बोल रहे हैं भारत शासन अधिनियम मतलब 1892 का अधिनियम द्वारा, 1909 का अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। बोलिए तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है ना। आगे बताइएगा लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 अधिनियम में। और कब किया गया था स्थापना? 1926 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1926 में। किस अधिनियम द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। आगे बताइए किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्य बजट को अलग किया गया था? कल क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। आगे बताइएगा प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा? 1935। सुनिए पहले प्रांत में पूछेगा तो 1919 और केंद्र में पूछेगा तो 1935, ठीक ना। आगे बताइएगा 12वां अलग हुआ था किस अधिनियम द्वारा? 1935। किस अधिनियम द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 में। आगे बताइएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। आगे बताइएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आगे बताइएगा राज्यों को लेकर समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे बताइएगा संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, जो नाम संघ है ओकरा में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। आगे बताइए क्वेश्चन
लव, स्मैश और ये सर्विस शब्द ये किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग टेनिस ले। किस से संबंधित है? लॉन्ग टेनिस ले संबंधित। आगे बताइएगा, ठीक है ना। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा टाइलर जो ये पुरस्कार है, टाइलर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है। आगे बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य। इसके बाद बताइएगा किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तेलुगु भाषा को। किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तेलुगु भाषा को, तेलुगु भाषा, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में हुआ था। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। आगे बताइएगा कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? कुजुल कॉन्फ्यूशियस, कुजुल कॉन्फ्यूशियस, ठीक है। गुप्त वंश का स्थापना सिरगुप्त। गुप्त वंश का स्थापना शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल पर विजय किस अभिलेख के स्थान से पता चलता है? महास्थान अभिलेख से पता चलता है बंगाल विजय, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा चोल वंश एक तमिल राजवंश है। इसका चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था, ठीक है। पांड्य वंश के क्या था? मछली। पांड्य वंश का मछली। और चेर वंश का धनुष। चेर वंश का क्या था? मतलब चेर वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष, पांड्य वंश का मछली, चोल वंश का बाघ था, ठीक है, बाघ था। आगे बताइएगा एलोरा का गुफा जो है ये किस धर्म से संबंधित है? 3 धर्म से, हिंदू, जैन, बौद्ध। हिंदू, जैन, बौद्ध, एलोरा का गुफा, ठीक है ना। आगे बताइएगा गांधी के पहले ये महात्मा शब्द किस आंदोलन के दौरान जोड़ा गया? चंपारण से। और चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917, ठीक है। आगे बताइएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में, 9 जनवरी 1915 में से, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा रौलेट एक्ट कब हुआ था? 1919। रौलेट एक्ट कब हुआ था? 19। किस कानून को काला कानून कहता है? रौलेट एक्ट को। किस कानून को काला कानून कहता है? रौलेट एक्ट को, ठीक है। संदेह के आधार पर गिरफ्तार, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। आगे बताइएगा भारत में मुस्लिम शासन को किसने आरंभ किया था? मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम शासन को किसने आरंभ किया था? मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। बताइएगा तराइन के को युद्ध हुआ? 3 को। कब हुआ? ठीक है, मतलब कि 1191, 1192 और 1215, ठीक है। तराइन के पहला और दूसरा युद्ध किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पहला युद्ध में कौन जीता था? चौहान। दूसरा का युद्ध में कौन जीता? गौरी। तीसरा का युद्ध में इल्तुतमिश। तीसरा का युद्ध में इल्तुतमिश, ठीक है। आगे बताइएगा गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगिन थे। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगिन थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला, ठीक है, कौन शासक था पहला? मोहम्मद गजनवी। कौन था? मोहम्मद गजनवी था, मोहम्मद गजनवी। आगे बताइएगा अलबर्नी, फिरदौसी, फारूकी, उत्बी ये किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद गजनवी के। मोहम्मद गजनवी के। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, अलबर्नी। कौन है? अलबर्नी, ठीक है, अलबर्नी। आगे बताइएगा मोहम्मद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। कितने बार आक्रमण किया? 17 बार, ठीक है, 17 बार किया था। मोहम्मद गजनी के पहला आक्रमण कब हुआ था? 1000 ईस्वी में, ठीक है। और लास्ट आक्रमण 10,027, 1027 में। सबसे चर्चित आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर ये कब लूटा था? 1025 में। कब लूटा था? 1025, मतलब सबसे चर्चित आक्रमण वहीं था, ठीक है ना। 1025 वाला सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है ना। आगे बताइएगा इसके बाद बताइए मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? नहीं, मोहम्मद गौरी हम पूछे, मोहम्मद गजनवी था, ये मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण 1175, ठीक है। इसके बाद बताइए मोहम्मद गौरी दूसरा आक्रमण कब किया था? 1178 में। कब किया था? 1178 में, ठीक है ना। आगे बताइएगा अभिलेख से संबंधित है, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है?
खारवेल का, किस शासक का है? खारवेल का, ठीक है। इसके बाद बताइएगा जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? रुद्रदमन के। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? रुद्रदमन प्रथम के, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा एहोल अभिलेख किस शासक का है? पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। इसके बाद बताइएगा नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री, ठीक है, गौतमी बालश्री, ठीक है। एक इसके बाद बताइएगा मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक है? स्कंदगुप्त का। भीतरी स्तंभ अभिलेख, ठीक है, तो ये अभिलेख था। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। जूनागढ़ रुद्रदमन का एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है, ठीक है। नासिक अभिलेख गौतम बालश्री का है। और भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त का है, ठीक है ना। और कल आप लोग का सेट जो है कौन है?